Hello guys, welcome to your new YouTube channel Shared Learning. Today we will discuss JIB Module A Part 3. अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो लोग हमारी कंट्री में रिसाइड नहीं करते, मतलब आउटसाइड द कंट्री इन विच इट इज़ इन्वेस्टिंग। मतलब मान लीजिए कोई यूएस का बंदा है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई यूएस का इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो इंडिया के लोगों के लिए क्या हो गया, या इंडिया की गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाएगा। तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड जो कि कहाँ से है, या जो जो रजिस्टर्ड है कहाँ, बाहर किसी कंट्री में, जो कि जहाँ जहाँ वो खुद नहीं रह रहा, जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है उस कंट्री से बाहर अगर वो रह रहा है, या वहाँ पर वो रजिस्टर्ड है, तो वो इंस्टीट्यूट कहलाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो इंडिविजुअल होगा वो फॉरेन इन्वेस्टर कहलाता है ना। तो इसके थ्रू हमारे पास पैसा आना बहुत ज़रूरी है। जितना पैसा हमारा मार्केट में बाहर से आएगा, मतलब अदर दूसरी कंट्रीज से आएगा, उतना हमारी जो कंपनी है कंट्री है वो बूम करेगी, बूस्ट करेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आएँ। नेक्स्ट है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी क्या होती है? जैसे कि हम एक बैंक में हमारा अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही हमें जो डीमेट अकाउंट है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं, स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो उसको बेचने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। वो डीमेट अकाउंट जहाँ हम खुलवाते हैं, वो तो खुलता तो ब्रोकर के थ्रू है, पर कहाँ खुलता है? वो दो डिपॉजिटरीज हैं हमारी, एक CSDL है और एक NSDL है। तो CSDL और NSDL के थ्रू सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। इनके थ्रू हम एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे हम स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं, स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बेच सकते हैं। तो ये जो काम है अकाउंट खोलना एंड अकाउंट को मेंटेन करना किसी भी कस्टमर का, ये किसका काम है? ये डिपॉजिटरीज का काम है। वो दो डिपॉजिटरीज कौन सी है हमारी इंडिया में? CSDL और NSDL। चलिए आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। अब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स पे अगर हम आएँ तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा लगाया जाता है, कौन सी कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहिए ताकि हम अच्छा फंड रेज कर पाएँ, ये अच्छा रिटर्न ले पाएँ। तो ये क्या करते हैं, अपना जो फंड है ये किसको दे देते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनीज में कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किस में करते हैं? स्टॉक्स में करते हैं, डेब्ट्स में करते हैं, सिक्योरिटीज़ में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हमने स्टॉक्स में लगा दिया है या सारा पैसा डेब्ट्स में लगा दिया। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा। कुछ अमाउंट जाएगा हमारे स्टॉक्स में, कुछ जाएगा हमारे डेब्ट्स में, कुछ जाएगा सिक्योरिटीज़ में। मान लीजिए इनके पास 10-10 रुपये थे, इन सब ने 10-10 रुपये दिए, 70 रुपये का फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इकट्ठा हो गया। अब इसने इस हिसाब से लगा दिया कि हर बंदे का 5 रुपया स्टॉक में गया, 2 रुपया डेब्ट्स में गया और 3 रुपया सिक्योरिटीज़ में गया। तो इस तरीके से इसने पैसा लगाया। मान लीजिए स्टॉक्स मार्केट में बूम आ रहा है तो स्टॉक मार्केट बढ़ गया, डेब्ट मार्केट अगर डाउन भी चला गया तो म्यूचुअल फंड में ओवरऑल जो एवरेज होगा वो रिटर्न अच्छा होगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट ये एक्सपर्ट ऐसा करते हैं। लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा कहलाता है। तो ये जो रिटर्न है ये क्या करता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है इसमें इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न इनके पास आया, ये रिटर्न इन्होंने इनको वापस दे दिया। खुद के पास क्या रखा? कुछ अमाउंट ही फिक्स कर लेते हैं कि मान लीजिए 15 रुपये का रिटर्न आया तो इसका हम 0.1% या 0.25% एज फीस चार्ज करेंगे। तो ये जो फीस है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रखती है। बाकी जो रिटर्न आता है वो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास चला जाता है। इस तरीके से रिटर्न को इंक्रीज करने का एक तरीका है म्यूचुअल फंड। देन उसके बाद आता है फिर रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं? जो कंपनी है अपना प्रोस्पेक्टस लेके जाती है किसी सेबी के पास, तो उसको रजिस्टर होना पड़ता है कहाँ पर? रजिस्ट्रार्स के पास। रजिस्ट्रार्स के पास कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। शेयर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं वो कितने कितने होंगे, मतलब कितने लोग इस कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे हमारे, कितने हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे, कितना पोर्टफोलियो हम रिटेल में डालेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होती है प्रोस्पेक्टस में, है ना। कितना शेयर्स होगा, कौन कौन डायरेक्टर्स होंगे, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें रजिस्ट्रार
रजिस्टर करता है अपने रजिस्टर में, तब फिर जाके किसी कंपनी को कोई लाइसेंस अप्रूव होता है सेबी के थ्रू कि अब ये कंपनी हमने रजिस्टर कर ली है, अब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए तैयार है। देन हम IRDA और PFRDA शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बैंकिंग सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन को रेगुलेट करने वाला पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए RBI है हमारे पास, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है हमारे पास। इसी तरह से इंश्योरेंस जैसे हमारी कंपनीज़ है, LIC है, NICL है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड के लिए जैसे कि NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है ना, और EPFO होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। इन सबको रेगुलेट, और भी जो पेंशन्स आती हैं जैसे जो वृद्धा पेंशन आती है, या जो रिटायरीज़ होते हैं, या जो 60 साल के ऊपर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके पास जो पेंशन आती है उन सबको मैनेज करने का काम भी किसका होता है? PFRDA का होता है। फिर है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में क्या है? जैसे हमें गोल्ड में डील करना है, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड बेचना है, या कोई और कमोडिटी है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, या कोई एग्री कमोडिटी हो गई, इन सबको हमें डील करना है। तो इसके लिए हमारे पास MCX है, जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। यहाँ पर हम गोल्ड परचेज करके गोल्ड बेच सकते हैं, कोई भी कमोडिटी हम परचेज करके उसको बेच सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनेंस सिस्टम हमारा पूरा हुआ, जिसके मेजर पार्ट हमारे थे जो मतलब बेसिकली जो रेगुलेटर्स हमारे थे वो थे RBI, सेबी, IRDA, PFRDA। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि RBI किस तरह से मॉनेटरी को कंट्रोल करता है, किस तरह से बैंक का सुपरविजन करता है, और भी मॉनेटरी चेस्ट क्रिएट करना, पेमेंट सेटलमेंट करना, ये सारे काम RBI के हैं। तो किस तरीके से RBI इसको करता है ये हमने पढ़ा। RBI के क्या क्या काम है एक्चुअली हमने पढ़ा। फिर सेबी के क्या क्या काम है हमने पढ़ा, कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में कौन कौन आ जाता है ये हमने पढ़ा, कि उसमें अकाउंट खुलवाने के लिए कहाँ अकाउंट खुलता है, किसके थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिटरी में अकाउंट खुलता है। और कोई भी इंडिविजुअल अगर परचेज़ करना चाहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सेबी में कैपिटल मार्केट में डिस्कस करी, जिसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेबी के पास है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी LIC, NICL, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम इसका है। और पेंशन फंड रेगुलेट करने का काम PFRDA का है। तो ये बेसिकली हमारे फाइनेंस मार्केट के रेगुलेटर्स हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना होगा। फिर है, ये कंप्लीट हुआ हमारा JIB का PPB का मॉड्यूल A चैप्टर 1। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।